हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिल्ड योर बेस। आज हम CGPDTM इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का सेकंड सेट कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी इसका सेलेक्ट 1 करा चुकी हूँ। अगर आपने फर्स्ट सेट नहीं देखा है तो आप वीडियो के ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आज का हम सेकंड सेट शुरू करते हैं अब। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, हमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर बताना है। तो सबसे पहले समझो, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। लाइक उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो जो प्राइमरी होता है वो सिंपल हमारा अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है, और जो सेकेंडरी होता है उसमें अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, टर्शरी में क्या होता है कि ओवरऑल 3D शेप होता है। जब ये जो अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा फोल्ड होकर क्या करते हैं, एक 3D शेप बनाते हैं। और यही जो टर्शरी स्ट्रक्चर्स होते हैं ये और कॉम्प्लेक्स करते हैं, मतलब ये और ज़्यादा बंडल जैसा फॉर्म करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, जिसे हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। मैंने ना इस पे पूरी एक अच्छे से डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, और मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू एंजाइम्स फंक्शन इन बायोलॉजिकल रिएक्शन। कैसे फंक्शन करते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शंस में एंजाइम क्या होता है, इन्हें हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इनका काम यह होता है कि जो भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रही होती है उन्हें एक्सेलरेट करने का काम करते हैं बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को ये लो कर देते हैं जो कि उस रिएक्शन के लिए चाहिए होती है, और क्या करते हैं कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसे इंक्रीज करते हैं विदाउट बीइंग कंज्यूम इन द प्रोसेस, मतलब खुद यूज हुए बिना ही उस प्रोसेस को ये एक्सेलरेट करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स इन सेल। सेल में न्यूक्लिक एसिड का प्राइमरी फंक्शन क्या है वो आपको बताना है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, ये सर्व करते हैं एज अ ब्लूप्रिंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन के जो सिंथेसिस होता है उसमें एक ब्लूप्रिंट की तरह वर्क करते हैं। लाइक वो पूरा का पूरा एक प्लान डिज़ाइन करा होता है उनका कि किस तरीके से आपका प्रोटीन का सिंथेसिस होगा या रेगुलेशन होगा सेलुलर प्रोसेस का, और वो किस तरह से हेरिडिटी में अपना रोल प्ले करेगा। ठीक है, फिर वो चाहे जीन एक्सप्रेशन हो, प्रोटीन सिंथेसिस हो, वो सारी चीज़ों में न्यूक्लिक एसिड अपना फंक्शन करता है ऐसा ब्लूप्रिंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग इन सेलुलर फंक्शन। देखो सबसे पहले तो मैं ऐसे ही समझाना चाहती हूँ कि जो प्रोटीन फोल्डिंग होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि अगर उसकी प्रोटीन फोल्डिंग जो है अच्छे से नहीं हुई, किसी वजह से उसमें कोई इशू आ गया या प्रॉब्लम आ गई, तो उस वजह से कई सारी डिजीज़ हो सकती हैं। लाइक आपका अल्जाइमर्स हो गया या पार्किंसन हो गया, ये सारी डिजीज़ क्रिएट होती है अगर प्रोटीन मिसफोल्डेड हो जाए। ठीक है, तो ये सेलुलर डिसफंक्शन को लीड करता है, और मैंने जैसे बताया डिजीज होती है, इस तरह की डिजीज क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर सम रीसेंट एडवांसेस इन न्यूक्लिक एसिड रिसर्च एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या रीसेंट एडवांसमेंट हुई है न्यूक्लिक एसिड रिसर्च में या बायोटेक्नोलॉजी में, हम वो बताएंगे। तो देखो सबसे जो रीसेंट एडवांस हुआ है वो है आपका जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी, लाइक क्रिस्पर कैस9। क्रिस्पर पे ना मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, कि क्रिस्पर कैसे वर्क करता है और क्रिस्पर किस फील्ड में यूज़ होता है, वो थोड़ा बेसिक डिटेल्स मैंने उसमें भी बताई है। ठीक है, फिर आता है RNA इंटरफेरेंस। RNAi है, ये जीन स्लाइसिंग के लिए यूज़ होता है, और ऐसे ही नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग मेथड होता है जिसमें हम सिक्वेंसिंग करते हैं DNA की, RNA की, जीनोम स्टडी करने के लिए, जो हमारे बायोइन्फॉर्मेटिक्स स्टडीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक जैसे आपकी इल्यूमिना और ऐसे अदर सिक्वेंसिंग मेथड्स होते हैं, वो सब इसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ विच हैव रिवोल्यूशनरी बायोमेडिकल रिसर्च। ठीक है, ये सारा बेसिकली क्या होता है, ये सब बायोमेडिकल रिसर्च में यूज़ होता है, और ये एक रिवोल्यूशनाइज मेथड होता है। ठीक है, ये क्या है ना, ये ऐसे प्रोमिसेस होल्ड करते हैं कि जो ये मेडिकल एप्लीकेशंस है ये आगे जाके और बायोटेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस करे, और इसके कई सारे फ्यूचर बेनिफिट्स भी हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना इन सारी टेक्निक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू न्यूक्लिक एसिड प्ले अ रोल इन डिजीज एंड मेडिकल रिसर्च। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड क्या रोल प्ले करते हैं आपकी डिजीज और मेडिकल रिसर्च में। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो वेरियस डिजीज में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइक आपका कैंसर ही मान लो,
तो उसमें वो एक इम्पॉर्टेंट टारगेट बन जाता है मेडिकल रिसर्च के लिए। तो अगर आपको उस डिजीज मैकेनिज्म को समझना है या उसकी डायग्नोस्टिक डेवलप करनी है या उसकी थेरापेटिक इंटरवेंशन करनी है, तो उसके लिए आपको न्यूक्लिक एसिड का मतलब बेसिकली न्यूक्लिक एसिड की स्टडी करनी होगी, उसी के बारे में समझना होगा कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो डिजीज़, तो ये मतलब बेसिकली मेडिकल फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, what are the different types of RNA and what are their function? मतलब कितने टाइप के RNA होते हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो मेन टाइप ऑफ RNA होता है वो होता है मैसेंजर RNA, जो कि हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होता है। ठीक है, नॉर्मल हमारी बॉडी में। फिर आता है हमारा ट्रांसफर RNA एंड राइबोसोमल RNA। ये सबके अपने अपने डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। किसी का प्रोटीन सिंथेसिस में होता है, कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने के लिए यूज करता है, और कुछ हमारे अमीनो एसिड्स को प्रोटीन में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू म्यूटेशन इन न्यूक्लिक एसिड कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझो कि म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट डीएनए है उसके सीक्वेंस बेस में किसी वजह से कोई चेंज आ जाए। लाइक अगर आपने कोई बेस ऐड हो गया है या बेस डिलीट हो गया है, कोई सीक्वेंस बेस में अल्टरेशन हो गई है कि कुछ नया जुड़ गया है, कुछ भी चेंज आता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उससे जो बनने वाला प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन चेंज हो जाता है, और उसकी वजह से जो उससे इन्फ्लुएंसिंग पर्टिकुलर ट्रेट है, मतलब मान लो अगर वो सीक्वेंस की वजह से कोई स्पेशल प्रॉपर्टी आपकी किसी भी प्लांट बॉडी या किसी भी जिसका भी डीएनए है उसमें आता हो चेंज, या कोई ट्रेट आता हो, तो वो भी चेंज हो जाता है। लाइक सपोज कि एक प्लांट है, वो टॉल प्लांट है। ठीक है, उस टॉल प्लांट में एक जीन था जो कि उसको टॉल बनाता था। अब कुछ एल्ट्रेशन या म्यूटेशन क्रिएट हुआ और उसकी वजह से अब वो टॉल प्लांट शॉर्ट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जो उसकी इन्फ्लुएंसिंग ट्रेट है उसमें चेंजेस आ गए। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इस तरीके से चेंजेस क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाउ डज डीएनए स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब ये डीएनए हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर करता है। डीएनए बेसिकली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है उसके जो सीक्वेंस के न्यूक्लियोटाइड बेसिस में। ठीक है, जो आपका ATGC बेसिस होते हैं उसमें उस सीक्वेंस में ये अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है विद द स्पेसिफिक सीक्वेंस इनकोडिंग इंस्ट्रक्शन। मतलब कुछ से स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं जो कि उस इंस्ट्रक्शन को इनकोड करके रखते हैं। ठीक है, फिर यही आपके जो सीक्वेंस होते हैं यही आगे जाके प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन बना के जो सेलुलर प्रोसेस होती है उनका रेगुलेशन करने का काम करती है। तो बेसिकली जो डीएनए स्टोर कैसे करता है, डीएनए अपने सीक्वेंस बेस में स्टोर करता है, वो सीक्वेंस बेस जाके प्रोटीन बनाते हैं, और वो प्रोटीन आगे जाके सेलुलर फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, बेसिकली आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चार्ज के बेसिस पे सेपरेट होते हैं। ठीक है, लाइक अगर आपका कोई मॉलिक्यूल है जिसका चार्ज पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव चार्ज बीच के साथ जाके बाइंड हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप देखोगे कि आपका कोई मॉलिक्यूल नेगेटिवली चार्ज है तो वो क्या कहते हैं नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज बीच के साथ जाके बाइंड हो जाएगा। तो यही काम होता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का, ये सेपरेट कर देता है मॉलिक्यूल्स को बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी वर्क्स। कैसे वर्क करती है ये साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। ये बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें सेपरेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप। जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इलिवेट हो जाते हैं फर्स्ट। ठीक है, वो पहले बाहर निकल जाते हैं और पोर्स के थ्रू एंटर करके क्रोमेटोग्राफी मैट्रिक्स से। वही अगर आप स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये धीरे धीरे पोर्स के थ्रू ट्रेवल होते होते बहुत स्लोली बाहर निकलते इलिवेट होते हैं। ठीक है, तो अगर जो मॉलिक्यूल आपके पहले बाहर निकल रहे हैं क्रोमेटोग्राफी मैट्रिक्स में वो आपके लार्ज साइज होते हैं, और जो बाद में आते हैं वो स्मॉल साइज होते हैं। तो बेसिकली साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी क्या करती है, साइज के बेसिस पे सेपरेट करती है, साइज एंड शेप के बेसिस पे बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इज यूज फॉर। ठीक है, क्यों यूज होती है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक बाइंडिंग एफिनिटी।
ठीक है। जो ये लिगेंड इमोबिलाइज लिगेंड इमोबिलाइज होते हैं उनके साथ क्रोमेटोग्राफी के बीच जो बाइंडिंग होती है उसके बेसिस पे यहाँ सेपरेट किया, ठीक है। तो क्या करता है कि अलाउ करता है कि जो हाईली सेलेक्टिव प्यूरिफिकेशन होता है टारगेट मॉलिक्यूल्स का, लाइक जैसे आपके प्रोटीन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, तो उनको सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। की कंपोनेंट्स क्या है? जो की कंपोनेंट्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं इसके स्टेशनरी फेस में, जो कि होती है हमारी चार्ज रेजिन बेस, और मोबाइल फेस जो कि बफर सोल्यूशन है, ठीक है। एंड जो सैंपल कंटेनिंग हमारा चार्ज मॉलिक्यूल होता है जिसे हमें सेपरेट करना होता है, वो हमें बेसिकली 3 चीज़ें चाहिए होती है, स्टेशनरी फेस, मोबाइल फेस और सैंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ डज एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी एक्सप्लॉइट बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, कैसे एक्सप्लॉइट करती है बायोलॉजिकल इंटरेक्शन को? तो बेसिकली जो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी होती है वो यूटिलाइज करती है एक स्पेसिफिक टाइप के इंटरेक्शंस को, जैसे कि आपका एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस, एंजाइम सेपरेट और रिसेप्टर लिगेंड्स इंटरेक्शन। तो ये 3-4 तरह के मेथड्स यूज़ करती है, बेसिकली स्पेसिफिक टाइप के इंटरेक्शंस यूज़ करती है टू सेलेक्टिवली कैप्चर एंड प्यूरिफाई टारगेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है उसमें से कुछ सेलेक्ट करके उन्हें कैप्चर और प्यूरिफाई करने का काम करने के लिए हमारी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी यूज होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। देखो, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की अगर आप लिमिटेशंस की बात करोगे तो सबसे पहले तो जो हमारा मॉलिक्यूल है जिसे हमें सेपरेट करना है, हमें उसका चार्ज पता होना चाहिए कि वो नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, हमें ये पता होना चाहिए पहले से, क्योंकि जिसका हमें नहीं पता होगा हम उसको यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते। तो ये एक तरीके का लिमिटेशन हो गया आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इसके अलावा इसमें पोटेंशियली नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है, और जो बफर कंडीशंस होती है उन्हें ऑप्टिमाइज करना पड़ता है इल्यूशन करने के लिए, ठीक है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।